फ्रेंड्स, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम आपके एनसीईआरटी की बुक जो है उसका मैथ का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और आपका चैप्टर नंबर 5 क्या है? आपका इक्लिप्स जियोमेट्री, राइट। अब जियोमेट्री के बारे में बात करने से पहले हम ये जो चैप्टर है इसके बारे में बात करें, इससे पहले हमें जियोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। जियोमेट्री में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम मेजरमेंट का काम करते हैं पूरा, राइट ना। वो तो हम बोलेंगे सर पूरा मैथ में भी हम मेजरमेंट के बारे में ही पूरी बात करते हैं। ओके, मैथ में भी क्या करते हैं? फुल ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं। लेकिन जियोमेट्री जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड हमारा कहाँ से आया था? जियोमेट्री जो वर्ड था, ये वर्ड की जो शुरुआत हुई थी जियोमेट्री वर्ड की, ये कहाँ से हुई थी? ग्रीक से। कहाँ से? ग्रीक से। जब इसकी शुरुआत ग्रीक से हुई तो इस वर्ड को क्या बोला गया था? ग्रीक वर्ड बोला गया था। क्या बोला गया था? ग्रीक वर्ड्स बोला गया इसे। ग्रीक वर्ड बोला गया तो हुआ गया, ये दो पार्ट में था। कितने पार्ट में था? दो पार्ट में वर्ड है ये हमारा, ये ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? जियो। एंड सेकंड पार्ट क्या है हमारा? जियोमेट्री, METRY। लेकिन ये METRY जो है ये हमारा आया किससे था? मैट्रिन से, राइट। अब ये जो जियो वर्ड हुआ और ये मैट्रिन जो है, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड हो गए हमारे। तो जियो का वर्ड क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। एंड मैट्रिन का मतलब क्या होता है हमारा? मेजर। ओके, अभी अर्थ है। आपने जियो वर्ड और भी कहीं सुना होगा, नेट जियो डिस्कवरी सुना है आप लोगों ने कहीं? टीवी देखते हैं ना आप लोग, राइट। तो वहाँ पे नेट जियो डिस्कवरी आता है, डिस्कवरी चैनल्स है, एनिमल प्लेनेट्स हैं। तो ये वहीं से लिया हुआ वर्ड है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। और और यहाँ हम जियोमेट्री जो हमारा चैप्टर है, इसके सब्जेक्ट्स पे बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? लैंड। क्या बोलेंगे? लैंड बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब इस वर्ड को और इस वर्ड को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मेजरिंग लैंड। ठीक है ना। मेजरिंग लैंड मतलब जमीन को नापना, ठीक है ना। खेतों को नापते हैं, जमीन को नापते हैं। कोई हिस्सा होता है ना भाई, आपकी जमीन यहाँ है ऊपर वाली है, मेरी जमीन नीचे वाली है। या भाई यहाँ से ये किसी और की जमीन है, यहाँ से ये किसी और की जमीन है। इस एंगल पे ये किसी और पर्सन की जमीन होगी, यहाँ पे किसी और की जमीन या किसी का खेत हो सकता है। हम ऐसे नापते थे ना बाकी सारे जमीनों को। और कोई कैसे नापेंगे? ये और तरीका है जमीनों को नापने का? नहीं है ना। तो लोग पहले क्या करते थे, ये जो किसी की जमीन है तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे कुछ भी एक दीवार टाइप का मिट्टी का कुछ बना दिया करते थे, ठीक है ना। जब बाढ़ आती थी तो क्या होता था? ये सब बह जाता था। उस टाइम पे क्या होता था? बह जाता था तो समझ में नहीं आता था, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ती थी उन लोगों को। तो क्या करते थे, उसके बाद से इस चीज की खोज हुई। जो भी उस टाइम के विद्वान लोग हुआ करते थे, उन्होंने कुछ अपने जुगाड़ बनाए। उस जुगाड़ को उन्होंने एक नाम दे दिया, ठीक है ना। वो नाम क्या दिया? लैंड का इकाई पैमाना बोल दिया कि हाँ भाई ये इतने मीटर है, ये इतना मीटर या इतना गज है, इतना फुट हो गया, ठीक है ना। या जैसे भी आप हेक्टर बोलते हैं आज के टाइम पे, ये सारी चीजें हमारी यहाँ से स्टार्ट। तो ये चैप्टर तो हमारा बहुत छोटा है, शायद एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 ही है हमारे इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं। और बहुत छोटे छोटे हैं। और एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में क्या है? पूरी थ्योरी है। क्या है? थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये थ्योरी हमें पूरी की पूरी चैप्टर की
समझनी होगी। और ये थ्योरी हमें किस में दी गई है, पॉइंट में दी गई है, ठीक है ना। कुछ स्ट्रेट पॉइंट है, उन पॉइंटों को हम समझ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये हम समझ में आ जाएगा। अब जो यूक्लिड्स थे ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, उस टाइम के गणितज्ञ थे। यूक्लिड्स थे और कौन थे, थेल्स, ठीक है ना। यूक्लिड्स क्या थे, हमारे मैथमेटिशियन से थे। मैथमेटिशियन से ये, और एक और थे इनके साथ में, उनका नाम क्या था, थेल्स। इन्होंने हमें इस चैप्टर के बारे में, या जो हमारे नापने के पैमाने थे उसके बारे में, इन दो वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने हमें बताया था इसके बारे में, राइट। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ स्टेटमेंट है इन लोगों के, क्या है इन लोगों के, कुछ स्टेटमेंट है। उन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। लेकिन उन स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, एक क्या है, एग्जाम्स है, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है हमारा, पोस्टुलेट, ठीक है ना। एग्जाम मतलब क्या होता है, एक तरह से बोलते हैं ना सनातन सत्य, ठीक है ना। सनातन सत्य मतलब क्या होता है, जिससे हम ये प्रूफ ही नहीं कर सकते कि ये झूठ है। जैसे कोई बता सकता है सनातन सत्य के बारे में, इस चीज को हम झूठ नहीं बोल सकते, नहीं भाई झूठ नहीं, ये चीज है तो है। एग्जाम्पल किसी को याद है, जैसे कि सूर्य हमेशा पूरब से उगता है, तो उगता है, ठीक है ना, उगता है सूरज, पूरब से ही उगता है सूरज हमेशा। डूबेगा किधर, हमेशा पश्चिम में। इसमें कोई कोई कभी भी आपसे कोई आर्ग्यूमेंट या बहस कर सकता है, कोई बहस नहीं करेगा, क्यों, हाँ भाई सच है, सूरज पूरब से ही उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये सच है। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, सनातन सत्य की बात अगर हमें करनी हो तो बहुत सी चीजें हैं। मैं बोलूं, ये एक लाइन है, क्या है, एक लाइन इस पेपर को दो हिस्से में काट रही है। इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया तो क्या हो गया, ये मेरा जो पेपर है जिसपे मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, अब क्या हो गया, ये पेपर दो भाग में बट गया, पहला भाग ये और ये दूसरा भाग ये, दो भागों में हमारा पेपर बन गया ना। इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने वाली चीज है नहीं, कोई चीज नहीं, इसमें आर्ग्यूमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कुछ चीजें थी, उन चीजों को क्या बोला गया था, एग्जाम्स। मतलब ये सच है तो सच है, वन, हम इसे क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, राइट। अब मैं इसे बोलूँ कि भाई टू है तो पॉसिबल है, नहीं, ये वन है तो वन है, हम इसे गलत साबित नहीं कर सकते, ठीक है ना। हिंदी में एक बोलेंगे और इंग्लिश में बोले तो हम वन बोलेंगे, इसे गलत साबित कर सकते नहीं कर सकते, मतलब है तो है। टेन है तो है, रॉन्ग साबित हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि हम ये सच है, ठीक है ना। तो उन चीजों को क्या बोला गया था, एग्जाम बोला गया था, ये सनातन सच है, ठीक है ना। वन इक्वल टू वन है, हम इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वन क्या होगा, इक्वल वन के बराबर यही है, ठीक है ना, दोनों बराबर है। इन चीजों को क्या बोला गया था, एग्जाम्स बोला गया था। और यही चीज है पोस्टुलेट। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, चैप्टर हमारा बहुत छोटा सा है, और नाइन्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मान लीजिए कि एग्जाम्स जो है इसे हम कहाँ करते यूज करते हैं, मैथ में, मैथ की बुक में, राइट ना, सारे चैप्टर में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम की जब जब हम पोस्टुलेट की हमारी बात आएगी, तो पोस्टुलेट हम एक्चुअली में कहाँ यूज करते हैं, सिर्फ जियोमेट्री में। कहाँ यूज करेंगे, सिर्फ जियोमेट्री में हमारा पोस्टुलेट यूज होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना,
ज़्यादा डीप में जाने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक्स्ट क्लासेस की वीडियोस डिस्कस करेंगे तब हम इसके लिए डीप में जाएंगे और इन्हें समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्स क्या है, हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बेस पे हम बात करें तो एग्जाम्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, मैथमेटिक्स के हम सारे चैप्टर्स में एग्जाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी एग्जाम्स को अगर हम जियोमेट्री में यूज करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं, राइट। अब इसी में कुछ एग्जाम्स बताए गए थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्स जो इक्लिप्स ने हमें दिए थे उन्हें देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ हम एग्जाम जो थे वो क्या थे, एक सनातन सत्य जैसे ही हैं। उन्हें एक बार हम देखते हैं किसके बेस पे, जियोमेट्री की बेस पे कुछ सनातन सत्य जो होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी की बुक में ही हमें 7 पॉइंट में लिख के दिए हुए हैं। आप चाहें तो अपनी बुक में चैप्टर नंबर 5 में जो इंट्रोडक्शन दिया है, क्या दिया है, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, आप उसे ठीक से पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। चलिए अब हम उसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अब आपके एग्जाम के हिसाब से जो क्लूटने में दिए, पहला क्या दिया था, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ, मैंने लाइन खींच दी एक, तो अब क्या हो गया, ये पेपर 2 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी जगह पे मैंने सिर्फ सिंपल पॉइंट डाला यहाँ पे, ठीक है ना, अब हम ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट ने इस पेपर को कितने भाग में डिवाइड किया होगा, कोई आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। कितने भाग में डिवाइड किया हमें ये नहीं बता सकते, लेकिन क्या हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ भी नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा एक एग्जाम हो गया ये, ठीक है ना। ये हमें दिख तो रहा है कि हाँ भाई एक पॉइंट है पेपर के ऊपर में या एक सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है हमारा, लेकिन इस सरफेस को ये पॉइंट कितने भाग में डिवाइड कर रहा है ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट है तो है, ये दिख रहा है भाई, आंख से हमें दिख रहा है, बात खत्म हो जाती है, सिर्फ इतना। लेकिन इसे प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसे क्या हो गया, एक सनातन सत्य हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। अब एक सिंपल सी लाइन ले ले, लाइन क्या होगी, पतली सी लाइन होती है, ठीक है ना। ये लाइन क्या चौड़ी होती है, नहीं होती है, सिंपल से भाग में डिवाइड करना होता है, लाइन पतली। अब मैं इसको इतना मोटा करके ले लूँ तो ये अब ये कोई लाइन हो, अभी इसे हम क्या बोलेंगे, अब इसे हम क्या लाइन बोल सकते हैं। अभी लाइन अगर इतनी मोटी हो आपकी, तो इसे अगर हम, अब मैं बोलूँ ये लाइन है आपकी, तो आप इसे मानोगे, नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अब हम इसे क्या बोलेंगे, लाइन नहीं मान सकते। लाइन क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन है, तो लाइन क्या होगी, चौड़ी नहीं होगी, एक पॉइंट के हिसाब से ही ऐसे ऐसे, ये भी डॉटेड लाइन हो गई है, लेकिन ये डॉट लाइन एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लाइन है तो है, चौड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर चौड़ी हो जाएगी वो तो क्या होगा, उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। इसको हम किसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई, ये है तो है। लाइन पतली और सीधी होती है, चौड़ी कर देंगे तो नहीं, तो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होगी और ब्रीथलेस होगी, ठीक है ना। ये भी हमारा एक एग्जाम हो गया। द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। अब मान लीजिए एक लाइन कहीं से भी शुरू हुई, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। मैंने बोला कि एक लाइन मेरी यहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, यहाँ से शुरू हुई। अब जहाँ से शुरू होगी तो वहाँ पे तो कोई पॉइंट होगा भाई, कहीं से लाइन शुरू हुई, डेट मीन्स क्या हुआ, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। मतलब लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है मालूम नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, द लाइन एंड ऑफ, द लाइन ऑफ, द एंड ऑफ लाइन आर, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। लाइन के जब एंड होंगे, दोनों एंड, कौन से एंड, दोनों एंड, मतलब कोई भी एक लाइन है उसके दोनों एंड होते हैं, वो क्या होते हैं, हम उसको पॉइंट मानते हैं, ठीक है ना। अब ये लाइन कितनी बड़ी है और कितनी लंबी है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक फिक्स लाइन है तो उसके 2 पॉइंट फिक्स होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है।
इसे हम प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब लाइन कितनी लंबी है किसको मालूम है? ठीक है ना, एंडलेस लाइन हो तो इनफाइनाइट लेवल पे जाके कहीं एंड हो रही हो तो हमें ये भी नहीं मालूम है। तो हाँ भाई, है तो है, ये हम बोल सकते हैं। द स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। अभी लाइन बनी कैसे? ठीक है ना, ये लाइन बनी है, इसके ऊपर ही जो पॉइंट थे, ये जो छोटे छोटे इस लाइन के ऊपर ही बहुत बारीक बारीक पॉइंट है जो स्ट्रेट में दिखते नहीं है। ठीक है ना, तो ये लाइन किससे बनती है? उन पॉइंटों से मिलके एक लाइन बनती है। इसे हम प्रूफ कर सकते हैं? नहीं भाई, हमें तो एक फिक्स लाइन दिखती है, लेकिन हाँ उसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट हैं तो है, लाइन इससे ही बनती है। ठीक है ना, एक पॉइंट इसका ये हो गया। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कोई भी एक सरफेस है मान लीजिए, ठीक है ना, सरफेस मीन्स क्या होगा? एक प्लेन सरफेस होगा, इसकी क्या होगी? ये दोनों चीजें क्या होंगी? हम इसी से सरफेस को मेजर करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगी? एक लेंथ होगी इसकी, और दूसरी क्या होगी इसकी? ब्रेथ। ठीक है ना, ये दो चीजें होंगी सरफेस की तो, राइट। एक सरफेस की लेंथ तो ब्रीथ ही होती है, और कुछ होता है? नहीं होता है। अब वो कोई बॉक्स तो नहीं है ना, हम उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी उसकी नापेंगे। प्लेन सरफेस है, डेट मीन्स वो क्या है? प्लेन सरफेस है, तो उसकी क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई ही सिर्फ होगी। द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। मान लीजिए कोई भी सरफेस है, तो ये क्या है? उसका एज हुआ। ठीक है ना, तो ये एज क्या है? ये लाइन से ही बन रहा है, ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एज बन रहा है, ये क्या है? लाइन से, राइट। चलिए, इसके अलावा इनमें कुछ एग्जाम्स दिए हुए हैं, हम उन्हें भी समझते हैं। ठीक है, वो हमें किसने दिए हैं? इक्लिप्स ने दिए हैं। अब हम उसको भी एक बार वन बाय वन करके उन चीज़ों को समझ लेते हैं। बहुत इजी एग्जाम्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक या दो एग्जाम्पल में आप लोग को सारे एग्जाम समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है? इक्लिप्स ने एग्जाम दिए हमें, थिंग्स आर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। ठीक है, इसके लिए हम क्या समझ सकते हैं? फर्स्ट के लिए कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, हमने पढ़ा भी है। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए इक्वल टू सी भी होगा, राइट ना। ये इसके बराबर है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए सी के बराबर भी होगा या होता है, राइट। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। या हम इसको ऐसा कर लें कि हम एरिया में नाम लेते हैं। किसमें नापते हैं? एरिया की बात करते हैं। ये एक हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल का जो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का है। ये किसके इक्वल है? एक ट्राइंगल के। किसके? ट्राइंगल के। अब हम यहाँ शेप की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। और ट्राइंगल का एरिया भी क्या है? 2 मीटर स्क्वायर है। और एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया भी क्या है? 2 मीटर स्क्वायर है। हो सकता है, ठीक है ना। एक स्क्वायर है, वो भी क्या है? 2 मीटर स्क्वायर है। फॉर्मूले के हिसाब से तो हम इसको एंड में क्या बोलते हैं? जो सर्कल है वो किसके इक्वल में है? स्क्वायर के। या अगर हम ये बोले कि भाई एक ट्राइंगल है, वो स्क्वायर के बराबर है। किसके बेस पे? एरिया के बेस पे। किस बेस पे? एरिया के बेस पे वो बराबर। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, या आपसे मैं ऐसा बोलूँ कि मान लीजिए 5 = 5 बराबर है दोनों, लेकिन ये बोलूँ कि मैं ये 5 kg है और इक्वल टू 5 लीटर है, तो ये दोनों बराबर है? नहीं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ पे ये
अलग है, ये केजी में दिया हुआ है और ये क्या है, वॉल्यूम में दिया हुआ है, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो हाँ, अगर हम यहाँ ये बोल सकते हैं 5 kg इक्वल टू 5,000 ग्राम। अब ये दोनों किस में आ गए, वेट में आ गए, किस में आ गए, अब ये इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो हमें चीज़ों को समझना होगा कि हम उनको किस बेस पे इक्वली मेजर कर रहे हैं, एरिया के बेस पे मेजर कर रहे हैं या शेप की बेस पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे किसके बेस पे मेजर किया है, एरिया के बेस पे। तो स्क्वायर का जो एरिया है 2 मीटर है, ट्राइंगल का एरिया भी 2 मीटर है, रेक्टेंगल का एरिया भी 2 मीटर और इसका एरिया भी 2 मीटर, तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो पहले चीज आपको समझ में आई, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, राइट। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द वोल आर इक्वल्स। अब देखिए एक ये, ठीक है ना, इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। सेकंड ये बहुत इजी है, एंड द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये बहुत इजी है आपका। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। एक ये, थिंग्स विच आर हैव टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक ये, ठीक है, तो इनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए ये हमने फर्स्ट समझ लिया। अब देखिए 1 2 3 4 इन चीज़ों को हम एक ही एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल वोल्स आर इक्वल। अगर दो चीज़ें बराबर हैं, क्या है, दो चीज़ें बराबर है। मैंने आपसे यहाँ बताया कि एग्जाम्पल 5, ठीक है ना, अगर 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर है। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, दोनों इक्वल हैं, अगर इसमें दो बराबर चीज़ें जोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, दो में बराबर चीज़ें इसमें जोड़ देता हूँ। मान लीजिए दोनों में मैंने +1 जोड़ दिया, तो इनका आंसर क्या होगा, 6। द वोल्स आर इक्वल, दोनों का आंसर भी क्या मिलेगा मुझे, 6, मतलब दोनों का आंसर भी इक्वली मिलेगा। मैंने यहाँ 5 लिया, कुछ भी ले लीजिए या कोई भी दूसरी चीज, ठीक है ना। मान लीजिए 2 स्क्वायर ले लिए मैंने 2 मीटर स्क्वायर के, इनका एरिया है, उसमें मैंने 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जोड़ दिया है, तो टोटल दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में 1 1 मीटर मैंने जोड़ दिया, तो दोनों का एरिया तो वापस सेम ही पड़ा। क्यों, क्योंकि दोनों में हमने सेम चीज़ें ही की थी। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए दो इक्वल मेरे 5 है, या कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ 5 ली, अगर यहाँ मैंने 1 + 1 ऐड किया और यहाँ पे मैंने 4 ऐड किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ 7, तो क्या होगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, दोनों इक्वल के साथ मैंने इक्वल ऐड नहीं किया, तो आंसर क्या होगा, आंसर भी इक्वल नहीं आएगा। लेकिन दो इक्वल है, उसके साथ मैंने इक्वल चीज़ें ही ऐड की दोनों साइड, तो क्या आएगा, दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा। ठीक है ना। सेकंड, थर्ड में देखिए, इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। दो इक्वल है, दोनों में से मैंने 1 1 माइनस कर दिया, दैट मीन्स दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल्स मैंने क्या की, तो इक्वल वैल्यू ही मैंने माइनस की उसमें से, तो उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, इक्वल ही मिलने वाला है, राइट। ये तो इजी, इसमें कुछ है नहीं हमारा। उसके बाद देखिए 5th नंबर, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब कोई भी स्क्वायर हो गया, मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 1 एंड ये पार्ट 2। अब क्या बोल रहा है ये, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, उसमें से कोई भी एक पार्ट लूँ, ठीक है ना, तो पार्ट क्या होगा, इस पूरे सर्कल से छोटा ही होगा, या पार्ट 2 ले लूँ या पार्ट 1 ले लूँ, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारा मेन जो सर्कल, ये हमेशा बड़ा ही होगा उसके एक छोटे से पार्ट की तुलना में। या मान लीजिए नंबर में ले हमने
मैंने 10 लिया और 10 को मैंने 6+4 लिखा। अब ये क्या है, 6+4 क्या है, 10 के ही दो पार्ट है, लेकिन 6+4, 6 एंड 4 दो अलग पार्ट हो गए हमारे 6 के ही, लेकिन तो भी हमारा 10 क्या है, 10 हमारा क्या होगा, बड़ा ही होगा, इससे 6 से भी और 4 से भी, राइट। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 7th क्या है, द थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर नंबर। अब ये 5 है, ठीक है ना, दो सेम चीजें हैं, इनको मैंने डबल किया, मान लो 2 से इनको मैं इनटू कर देता हूँ, तो इनका जो आउटपुट होगा या प्रोडक्ट इक्वल क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है ना, दोनों को डबल ही किया मैंने। तो जब दोनों चीजें बराबर थी उनको डबल करूंगा तो क्या होगा, जो उनका आंसर आएगा वो भी डबल ही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 7th, अब मान लीजिए मैंने 5 ही लिया, डिवाइड करना है हाफ से, वो भी आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, तो भी 2.5 ही आया है, ठीक है ना। मैं इनटू करूंगा तो भी दो इक्वल चीजों को मैंने डबल किया तो भी उसका आंसर क्या आया, डबल आया। डबल क्या आया, दोनों सेम हुआ। डिवाइड किया तो भी क्या हुआ, दोनों का सेम ही आया। सब्सट्रैक्ट किया तो भी सेम आया, ऐड किया तो भी सेम आया, राइट ना। ये हमारी कुछ एग्जाम्स हैं जो है तो है, इसको हम कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इन चीजों को हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे, कौन साइड क्या है, कौन साइड, कौन साइड का मतलब आपको किसी को मालूम है, जुड़वा पिक्चर देखिए, जुड़वा 2, सलमान खान, या अभी जो नई वाली आई थी, किसकी आई थी वो, नए वाले हीरो का नाम मुझे मालूम नहीं है, शायद आपको मालूम हो। तो कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, जुड़वा या सेम, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दो चीजें, कोई भी दो चीजें ले लीजिए। मान लीजिए आपने एक एप्पल ले लिया यहाँ पे और दूसरा एप्पल यहाँ लिया, तो दोनों एप्पल क्या है, दोनों एप्पल इक्वल है हर तरीके से, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे को एक जैसा ही है, दोनों के दोनों एप्पल। नाम चेंज होगा नहीं होगा, साइज एप्पल का एप्पल जैसा ही रहेगा, टेस्ट उन दोनों का एक जैसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। या अगर हम ये मान लें कि आपकी मैथ की जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की क्लास 9th, कौन सी, क्लास 9th की बुक, अब वो एक हो या 1000 बुक हो, ठीक है ना, ये सारी बुक कैसी होंगी, एक जैसी ही होंगी सारी की सारी बुक, ठीक है ना। तो उन सारी बुक्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्साइड, ठीक है ना। उनका साइज, वेट, पेपर की काउंटिंग्स, कलर सेम क्या होगा, सब एक जैसा होगा। तो द थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू द वन अनदर, वो क्या होंगी, दोनों एक जैसी ही होंगी। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आया, बहुत इजी चीजें हैं, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे क्या थे एग्जाम से, अब हम देखते हैं इसके पोस्टुलेट। यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या था, ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ करनी है किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से कितनी लाइन हम खींच सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन, हमारी पहले बात हुई है और आप इस चीज को समझते भी हैं कि हम एक पॉइंट से कितनी भी लाइन को हम खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक लाइन हमारी ऐसे जा रही थी, एक लाइन यूं गई, ऐसे गई, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन हमारी इससे जा रही है किसी भी तरफ, ठीक है ना, टू एनी अदर पॉइंट। और एक पॉइंट मान लीजिए मेरे एक यहाँ था, इससे भी कितने पॉइंट लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट लाइन हमारी इस पॉइंट से भी जा सकती है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इससे तो बहुत सारी लाइन जा सकती हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन इन दो पॉइंटों के बीच में से एक ऐसी लाइन जाएगी, कौन सी लाइन, देखिए एक लाइन ये जाएगी, कौन सी, एक लाइन हमारी ये जाएगी, ये एक ऐसी इकलौती लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंटों के बीच में होके निकलेगी। मान लीजिए यहाँ से एक लाइन और निकली, वो लाइन की इधर जाएगी, इधर जाएगी, कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी। ये जो लाइन निकलेगी
ये साइड इधर जाएगी, कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ लाइन आपकी देखिए यहाँ से होके निकलेंगी, कुछ यहाँ से ऐसे होके निकल जाएंगी, कुछ इधर होके निकल जाएंगी। लेकिन इस पॉइंट के मिडल में होके सिर्फ एक लाइन निकलेगी। कौन सी? ये एक लाइन निकलेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो पॉइंटों को जोड़ने वाली जो एक लाइन होगी वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, बाकी सारी लाइन क्या होंगी? अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। आया समझ में आपको ये? ठीक है। सेकंड क्या है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली। मान लीजिए एक लाइन है, क्या है? एक लाइन है, हम इसको कितना बड़ा कर सकते हैं? इनफाइनिटी तक, मतलब एक ऐसी लंबाई तक दोनों साइड जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी दूर तक इस लाइन को हम खींच सकते हैं, बोथ साइड, राइट। चलिए थर्ड क्या है? ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मान लीजिए एक मैंने सेंटर ये लिया और इस सेंटर से मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना। सेकंड क्या था? सेंटर मेरा यही था, लेकिन जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया वो इससे बड़ा हो गया। एक सर्कल मैंने और बनाया, वो इससे बड़ा था, एक इससे भी बड़ा था, लेकिन इन सब कुछ कॉमन क्या है? इनमें एक सेंटर है। क्या है? एक सेंटर है। विथ एनी सेंटर एंड रेडियस, हम सिर्फ एक सेंटर से किसी भी रेडियस का कितना भी बड़ा सर्कल बना सकते हैं, राइट। आपको समझ में आया ये? ओके। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस का, किसी भी एक पॉइंट से हम किसी भी रेडियस का एक सेंटर लेकर के कोई भी सर्कल हम बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसका क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल आपको मालूम ही है, ठीक है ना। राइट एंगल की वैल्यू 90 प्लस 90, यही होती है ना। ओके, ये तो हो गया। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इक्वल टू वन अनदर मुझे करना हो, मान लीजिए क्या था, मेरे पास एक सर्कल था, यहाँ मैंने स्क्वायर ले लिया, यहाँ मैंने कुछ और ले लिया, ठीक है ना। अब ये एक सर्कल है मेरा, तो मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री लाइन लेके यहाँ पे मैंने एक एंगल बना दिया, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री का हुआ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया तो ये 90 डिग्री का हो गया। इसी तरह एक मैंने यहाँ लाइन खींच कर एक 90 डिग्री का यहाँ से एक बनाया तो 90 डिग्री का हो गया। क्या बोल सकते हैं? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। राइट एंगल भी तो 90 डिग्री, 90 डिग्री तो हम कहीं भी खींचेंगे वो 90 डिग्री ही रहने वाला है। तो क्या होगा? राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। आप किसी भी शेप का राइट एंगल निकालिए, उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी, ठीक है ना। फिफ्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट, मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है, क्या है? दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन हो गई मेरी। if a straight line falling on two straight lines make the interior angles। अब इनके ऊपर एक लाइन गिर रही है मेरी, क्या बना रही है वो? मेक द इंटीरियर एंगल्स। यहां पे इसने एंगल बनाया ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। सेम साइड पे इसने इंटीरियर एंगल बनाया, ठीक है ना, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। लेस देन टू राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 में 180 डिग्री, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये जो उसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं। कौन से एंगल बन रहे हैं? राइट एंगल। कौन से एंगल बन रहे हैं? राइट एंगल। अगर
इंटर लाइन के ऊपर, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन खींचते हैं, अगर उसका एंगल जो है राइट एंगल की वैल्यू कहीं पर भी अगर 180 डिग्री से कम होती है, क्या होती है, कम होती है, तो क्या होगा, ये जो लाइनें हैं ये कहीं ना कहीं जा करके क्या होंगी, कहीं ना कहीं ये लाइन जा करके एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी, या टच कर रही होंगी। कब, जब राइट एंगल का वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री से कम होगी। तो अगर 180 डिग्री से इसकी वैल्यू कम नहीं होगी तो क्या होगी, ये दोनों लाइनें, जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस लाइन को मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे इसका जो राइट एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, डेट मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो लाइनें क्या कर रही होंगी, एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, क्या कर रही होंगी, ये दूर जाएंगी। तो हम कितना भी आगे तक बढ़ा लें इन दोनों लाइनों को, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी, कितना भी लंबा कर लें। लेकिन अगर एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो क्या हो रहा है, ये लाइनें कहीं ना कहीं आगे जा करके एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी या टच कर रही होंगी। ठीक है, ये चीज अब समझ में आई। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 के जो भी हमारे सवाल है उनको समझेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है।